Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, Defense Secretary Sri Armane Girdhar, Secretary ESW Sri V.I. Kumar Singh, FADS Srimati Rashika Chaube, Sri Avinash Dixit, Additional CGTA, Srimati Manju Kumar, Chief of Postmaster General, Delhi Circle, रक्षा मंत्रालय के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, मेरे मीडिया के मित्रों, दीदियों व सज्जनों, आज ये कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपकी एफएडीएस रसिका जी ने आभार व्यक्त किया है कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं। मैं समझता हूं कि कुछ कार्यक्रम परिवार हो अथवा कोई गैदरिंग हो, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी ही होती है, क्योंकि कार्यक्रम तो मेरा है, तो आभार व्यक्त करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं किसी सोसाइटी में अब अपनी फैमिली में मर्यादाओं का, शिष्टाचार का एक महत्व होता है, शायद उसी को इन्होंने पूरा किया है। आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हुई है और यह कॉन्फ्रेंस विभाग के लिए नीतियों का निर्माण करने, व्यवस्थाओं में आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान खोजने एवं विभाग की दिशा तय करने में बहुत ही अहम साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं सीजीटीए और कॉन्फ्रेंस से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। आज पुनः आप सबसे मुलाकात हो रही है और मैं मानता हूं यह संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी। मंत्रालय और विभाग में इस तरह के संवाद का सिलसिला काफी महत्वपूर्ण होता है। वाद संवाद नए नए आइडियाज को जन्म देते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए जैसे ही मुझे आयोजन के बारे में बताया गया, मैंने सहज रूप से तुरंत यहां आने की अपनी कंसेंट दी। साथियों, हमारे जीवन में लेखा जोखा, अकाउंट, ऑडिट, इनकी क्या अहमियत है, इस पर बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। कोई इंडिविजुअल हो अथवा परिवार हो, समाज हो, अगर या फिर कोई संगठन हो, बिना लेखा जोखा पर ध्यान दिए वह ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनकी एक लिमिट है, उनकी एक सीमा है। ऐसे में उपलब्ध और सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और दुनिया में कोई कितना भी अमीर आदमी क्यों न हो, पर किसी न किसी मोड़ पर उसे भी वित्त, फाइनेंस और संसाधन यानी रिसोर्सेज की जो लिमिट्स होती है उसका अनुभव होता है कि इसकी सीमा क्या है और ऐसे में रिसोर्सेज कहां और कैसे खर्च किए जाएं, इसका हिसाब किताब रखना भी यह आवश्यक होता है। साथियों, संसाधनों की सीमितता यानी लिमिटेशन के कारण ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है, मैं मानता हूं। इकोनॉमिक्स की परिभाषा अगर हम देखें तो पाएंगे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रेटजी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम, and a great variety of other complex issues of vital concern to society. और इस तरह की फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी की जरूरत मानव को हमेशा से होती है और यही कारण है कि हम इतिहास का कोई भी पीरियड उठाकर देखें, उसमें वित्त व्यवस्था या वित्त के हिसाब किताब की व्यवस्था यह अनिवार्य रूप से मिलती ही मिलती है। अब आप लोग युवा नोवा हरारी की एक बुक है सैपियंस के बारे में सभी लोग अवगत नहीं होंगे तो कुछ लोग जरूर अवगत होंगे। इस पुस्तक में वह वर्णन करते हैं कि इतिहास में हमें जो पहला रिटन डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है वह एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है और मेसोपोटामिया में मिले इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में एक जगह 37 मंथ्स के दौरान 12वीं की 29,036 यूनिट्स की रिसीविंग दर्ज की गई है
और उसके नीचे खुशी नाम के किसी व्यक्ति का सिग्नेचर बना हुआ है। अंदाजा लगाया जाता है कि जिहाद का वो प्रथम ज्ञात व्यक्ति होगा, कोई अकाउंटेंट जी रहा होगा जिसने यह सिग्नेचर किया होगा। और इस आधार पर यहां देखें और कहा जाए कि लिखित रूप में विश्व जिहाद का प्रारंभ हिसाब किताब यानी अकाउंटेंसी से आप कहते हैं, अकाउंटेंसी से प्रारंभ होता है, तो यह गलत नहीं होगा। और आप लोगों की जड़ें जिहाद के प्रारंभिक पन्नों से जुड़ी हैं, इसके लिए मैं आप सबको यहां पर आज बधाई देता हूं। ऐसा नहीं है कोई नई शुरुआत हो रही, आप लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और अकाउंटेंट की मात्रा इस बात से भी समझी जा सकती है कि हमारे यहाँ हर घर में एक दो अकाउंटेंट आपको जरूर मिल जाएंगे, जो घर परिवार दुकान व्यापार नाते रिश्तेदार ये होने वाले लेन देन का भले लिखित रिकॉर्ड में रखते होंगे लेकिन जीवानी रिकॉर्ड जरूर रखते होंगे। और हमारी जो बहनें यहाँ पर मौजूद है ये तो जरूर करती हैं। और जो लोग गांव से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि यह रिकॉर्ड अनेक परिवारों में प्रायः बूढ़ी माताओं के पास होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो घर में यदि कोई आती है बाहर से शादी होने के बाद, वो भी कुछ ही महीनों के बाद हिसाब किताब रखना शुरू कर देती है। और किसी परिवार में कब कोई शादी थी और उसमें किस रिश्तेदार ने कितना शगुन, कितने कपड़े मिले, कितने बर्तन और मिठाइयां मिली, दिया तो किसने दिया, यह सब कुछ ऐसी मानाएं रहने होती हैं जो बिल्कुल दीवानी याद है। आप लोगों में से भी बहुत गांव के रहने वाले लोग होंगे, शहरों में भी जब कोई बाहर से आता है शादी ब्याह के अवसर पर कोई शगुन नहीं देता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है किसने कितना दिया। यदि किसी ने 100 रुपया दिया तो फिर उसके यहाँ कोई ऐसा कोई आवेदन आता है, लोग कहते हैं कि 100 रुपया दिया है तो 100 रुपया ही दो, 101 दो, कम नहीं होना चाहिए। ये है अकाउंटेंसी। आज जो अकाउंटेंट के पास बड़ी सुविधाएं हैं, पढ़ने लिखने और रिकॉर्ड रखने का एक प्रॉपर सिस्टम भी है। बावजूद इसके कभी कभी मुझे पता चलता है कि हिसाब किताब में छोटी मोटी एरर स्वाभाविक रूप से आई जाती है। पर क्या मजाल की गांव में रिकॉर्ड रखने वाले उन लोगों के हिसाब किताब में कभी कोई गलती नहीं लग जाए। इस काम को मैं नहीं कर चुका हूँ। हमारे यहाँ भी शादी ब्याह रही थी, मैंने जब छोटा था, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी आती थी। अकाउंटेंसी का काम मैंने भी किया। बिल्कुल एरर फ्री और इस तरह हर एक परिवार में आपको कोई न कोई अकाउंटेंट मिल जाएगा जो परिवार की आर्थिक व्यवस्था संभालता है। और जिस घर में हिसाब किताब रखने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं उनके घर व्यवहार मनाना या कोई बड़ा कार्य करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली अपेक्षाकृत ये कठिन होता है। इसलिए समाज में इन अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा सम्मान है। ऐसे में मेरे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि मैं उन अकाउंटेंट्स के परिवार के मुखिया की भूमिका में हूं जो देश में रक्षा वित्त की व्यवस्था संभालते हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा, दुनिया में सभी संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज की तो लिमिट है। और यही बात किसी राष्ट्र और उसके रक्षा क्षेत्र पर भी पूरी तरह से लागू है। ऐसे में संसाधनों का रेशनल विवेकपूर्ण उपयोग हो, यह बहुत आवश्यक होता है। और जब मैं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात यहां पर मैं कर रहा हूं तो उससे मेरा तात्पर्य दो बातें हैं। पहली, रिसोर्सेज का सही जगह पर उपयोग। दूसरी, उनकी किसी प्रकार से वेस्टेज न हो। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न्ड वाली बात रिसोर्सेज पर भी पूरी तरह से लागू होती है। आप सभी इस बात में अवगत हैं कि देश के कॉम्बैट रेडीनेस के लिए न केवल समुचित वित्तीय संसाधन का उपलब्ध होना आवश्यक है, बल्कि इसके लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने की भी उतनी आवश्यकता होगी। अब इसमें देर हो गई तो फिर हमारी कॉम्बैट रेडीनेस में स्वाभाविक रूप से रेडीनेस में कहीं कहीं तो कमी रह जाएगी, क्योंकि निर्णय लेने में की गई देरी से समय और धन दोनों की हानि तो होती ही है, साथ ही से देश की कॉम्बैट रेडीनेस पर भी
विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसी सुनिश्चित करने की दिशा में रक्षा लेखा विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्षा लेखा विभाग का एक प्रमुख कार्य रक्षा मंत्रालय के संगठनों को वित्तीय सलाह प्रदान करना होता है और इस वर्ष रक्षा बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ अलॉट किए गए, जिनके उचित खर्च सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रक्षा लेखा विभाग की। मैं रक्षा लेखा विभाग में विभिन्न सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि कहीं पर मिनिस्ट्री ने कम खर्च किया है तो आप उनको सजेस्ट करिए, खर्च करें। प्रॉब्लम होगी फिर अगले बजट में। ये बार 5.25 लाख करोड़ है, यह मोर देन 6 लाख करोड़ जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि समय पर जो कुछ भी हमारे पास फंड है वो खर्च है। मैं मानता हूं कि हमारे अकाउंटेंट्स की यह भी जिम्मेदारी बनती है और यह सुझाव भी समय समय पर मंत्रालय के जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी आपके पास जाते हों, जिनसे आपका संपर्क आता हो, समय समय पर यह भी सुझाव आपके द्वारा उन्हें दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि विभाग फाइनेंशियल प्रूडेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए रक्षा सेवाओं को उनके वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जब मैं यहां फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब एक साधारण समझ रखने वाले इंसान के वित्तीय विवेक से, तकनीकी भाषा में इसे जनरल फाइनेंस रूल्स के नाम से जाना जाता है। यानी फाइनेंस से जुड़े किसी भी ऑफिसर से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकारी धन का इस्तेमाल वो उसी विवेक से करेगा जिस विवेक से कोई भी सामान्य इंसान अपने स्वयं के पैसों का इस्तेमाल करता है। सरकारी धन किसी भी मौके पर जरूरत से ज्यादा खर्च न हो, उसमें अथॉरिटी का अपना या किसी अन्य खास व्यक्ति का कोई हित न जुड़ा हो, यह सब फाइनेंशियल प्रूडेंस है। इसे ही फाइनेंशियल प्रूडेंस कहते हैं। और ऐसे में रक्षा मंत्रालय में आपके जो प्रमुख रोल्स हैं, चाहे वह फाइनेंशियल एडवाइस देने का रोल हो, अकाउंटिंग, बिलिंग और पेमेंट्स का रोल हो, या फिर इंटेलेक्चुअल इंटरनल ऑडिट का रोल हो, इन रोल्स को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूं। आप लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इस कार्य में पिछले कुछ समय में एक प्रतिमान स्थापित किए हैं। अनेक प्रतिमान आपने स्थापित किया है, नदी आपने प्रस्तुत की है। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, अभी मैं इस कॉन्फ्रेंस के सेशन देख रहा था यहाँ, मुझे देखकर खुशी हुई कि आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो विभाग की सेवाओं में बढ़ोतरी करने, विभाग के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को और अधिक इंप्रूव करने की दिशा में निश्चित रूप से यह सहायक होंगे। इसमें से कुछ सेशन का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। मैंने देखा कि कॉन्फ्रेंस का एक सेशन इफिशियंसी ऑफ आईएफएस सिस्टम एंड एड टू इफेक्टिव डिसीजन पर केंद्रित है, जिसमें वित्तीय सलाहकारों को नवीनतम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स से परिचित कराया जाएगा। सही समय पर वित्तीय सलाह प्रदान के लिए डोमेन एक्सपर्टीज के साथ क्लाइंट की जरूरतों की संवेदनशील समझ होना भी, यह भी मैं मानता हूं कि यह आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि आईएफए सीएफए का जेम पोर्टल पर इंटीग्रेशन जून 2022 से प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रोक्योरमेंट, कॉन्फ्रेंस और सैंक्शन की प्रोसेस डिजिटल हो गई है। इससे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आएगी और साथ ही साथ पारदर्शिता के साथ साथ शुचिता भी रहेगी। ऐसे में यह सेशन फाइनेंशियल पावर्स की डेलीगेशन और डिसीजन मेकिंग से जुड़े मुद्दों की समझ में बहुत सहायक होगा, ऐसा भी मेरा मानना है। मैंने देखा कि सम्मेलन का एक सत्र एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट करती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलायबल, ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण इनपुट देगा। इसी तरह एक सत्र ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी डेडिकेटेड है, जिसमें विभाग की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी पर भी चर्चा होगी, जिससे विभाग में लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, स्वाभाविक बढ़ोतरी होगी। साथ ही विभाग से मेरी
यह अपेक्षा रहती है कि पेमेंट सर्विसेज के सभी बेनिफिशरीज यानी सैनिक, पेंशनधारी हों और थर्ड पार्टी सभी को सही समय पर सही भुगतान मिले। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में कहीं कोई समस्या है तो उसका भी त्वरित और निष्पक्ष समाधान हो। इसी के चलते हमारी पिछली मुलाकात में मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तर्ज पर एक फेसलेस मैकेनिज्म स्थापित करने की बात भी मैंने आज के 2 साल पहले की थी। और मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि कॉन्फ्रेंस में 1 लाख लोगों ने फेसलेस ट्रांजैक्शंस इन डिफेंस एज ए मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी पर भी रखा है, जिससे डिफेंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता का मार्ग स्वाभाविक रूप से प्रशस्त होगा। साथियों, आज आप जब इतने महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं, मैं भी कुछ बातें आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा जिस पर आप सभी लोग चर्चा करें और एक आउटकम के साथ सामने आए। आप लोगों को यह हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो एडवाइस देते हैं या जो आप ऑडिटिंग करते हैं उसका प्रभाव और परिणाम केवल सर्विसेज अथवा क्लाइंट्स तक ही नहीं रहता, उसका प्रकारांतर से एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। और आपके एडवाइस से अगर सर्विसेज या मंत्रालय द्वारा सरकारी खर्च में कुछ बचत होती है तो उस देश की हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या अन्य विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। यह पैसे प्रकारांतर से देशवासियों से ही आते हैं और ऐसे में देश का पैसा देश में कहां सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से लगना चाहिए, इसके निर्धारण में भी आप अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। पर साथियों, कई बार क्या होता है कि इस सर्विस में आने के बाद ऑफिसर्स केवल नंबर्स और आंकड़ों में खेलने लगते और धीरे धीरे वे नंबर और आंकड़े ही उनकी दुनिया बन जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एडवाइस देते समय या ऑडिट करते समय उन नंबर्स का बैकग्राउंड भी देखें, एक हॉलिस्टिक माइंडसेट से उसका परिप्रेक्ष्य भली हाथ समझें। कहीं पर कोई गलती यदि नजर आ रही है उसे पॉइंट आउट करने में बिल्कुल हेजिटेट न करें, यह मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। और कहीं यदि कोई गलती केवल इसलिए न निकालें, कहीं गलती इसलिए भी न निकालें क्योंकि आपको गलती निकालनी ही है और आपके पास गलतियां निकालने का अधिकार भी है, इसलिए केवल गलती नहीं निकाली जाएगी। इसे आप यूं समझिए कि ऑडिटर का काम फाइनेंस सिस्टम में वॉचडॉग का है या एक प्रहरी का है। और कुछ ऑडिटर्स ब्लड हाउंड का कार्य करने लगते हैं, क्षमा कीजिएगा, और हमारे अंदर कहीं ऐसी मानसिकता न पनपने लगे जिसका भी हमें पूरा ख्याल रखना है, इसके प्रति हमें सजग रहने की आवश्यकता है। आप ध्यान दें कि आपको भले ही कंट्रोलर कहा जाता हो पर आप कंट्रोलर नहीं बल्कि कोलैबोरेटर की मानसिकता से अपना कार्य करें। कंट्रोलर नहीं बल्कि कोलैबोरेटर मानसिकता से, माइंडसेट से वो काम करने की जरूरत है। क्लाइंट के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड होकर काम करें, क्योंकि मैं देखता हूं कभी कभी क्लाइंट की क्या हालत होती है, मुझसे बेहतर आप जानते। यह दोनों पार्टीज के लिए लाभ है, दोनों पार्टीज। अब जब मैं आप सभी से इंटीग्रेटेड होकर काम करने की बात कर रहा हूं उसके साथ एक और सावधानी बरतने की हमें जरूरत है। आप ध्यान में रखें कि क्लाइंट के साथ इतना भी व्यवहार न बढ़ जाए, और आगे की बात समझ गए, इतना ही व्यवहार न बढ़ जाए कि आप अपने कमेंट रखते हुए हेजिटेट करने लगे। आप लोगों ने वही कमल की जो पत्ती होती है उसको देखा होगा, वह लगातार पानी में रखते हुए भी कभी गीली नहीं होती, यानी उससे प्रभावित नहीं होती, पानी से प्रभावित नहीं होती कमल की पत्ती। मैं कमल नाम ले रहा हूं, मैं इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। इस बैलेंस का आपको भी हमेशा ध्यान रखना है। कोई डिसीजन लेते समय आप लोग एग्जीक्यूटिव के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें और उनकी कंसर्न को समझें, तब कोई डिसीजन लें। यह मेरा आपसे पूछने वाला है। मैं समझता हूं कि रक्षा व्यवस्था और रक्षा वित्त दोनों के लिए यह लाभदायक होगा। साथियों, इनके साथ ही इन सब के साथ ही मैं समझता हूं रक्षा लेखाकार को अपने अंदर सुधारों की
एक प्रक्रिया भी चलाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हमको अपनी आईटी कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल नॉलेज आदि डेवलप करनी चाहिए ताकि हम और अधिक इफिशियंसी के साथ ऑडिट, डेटा अकाउंटेंसी इत्यादि का काम कर सकें। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलते रहना चाहिए। और आप सभी जितनी सक्रियता और तत्परता के साथ काम करेंगे, हमारी रक्षा व्यवस्था को अपनी मजबूती बनाए रखने में उतनी ही आपकी मदद मिलेगी। इसी तरह इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म को भी बेहद मजबूत करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा समझता हूं। रक्षा वित्त विभाग को यह इसकी विशेष आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप सभी डिफरेंट फाइनेंस सिस्टम में वॉचडॉग और प्रहरी की भूमिका निभाते हैं, और कई बार देखा जाता है कि प्रहरी स्वयं दीवार में सेल लगाना शुरू कर देते हैं और व्यवस्था की कमियों का गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। क्षमा कीजिए, कुछ बातें हैं जो कि अच्छी नहीं लगेंगी। ऐसे में अगर हमें कहीं कुछ बैड एप्पल्स दिखाई देते हैं तो उनके भी खोजे जाने और छांट कर अलग किए जाने की जरूरत। किसी अधिकारी के कामकाज में संदेह दिखाई देता है तो उसका त्वरित रिव्यू किया जाना चाहिए, और कोई शंका शिकायत है तो उसका तुरंत निपटान भी किया जाना चाहिए, उसका निस्तारण भी किया जाना चाहिए। और अगर विभाग में कुछ ग्रीवेंसेस पेंडिंग में तो वीकली अथवा मंथली उनकी ऑडिट का भी प्रोविजन किया जाए और यथासंभव उन पर कार्रवाई भी की जाए। साथियों, आप सब जानते हैं कि फाइनेंस की दुनिया लगातार और अधिक कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और इस क्षेत्र में रोजाना नई नई समस्याएं बनकर सामने आती आ रही है। ये सब सारी समस्याओं के बावजूद हमारे कंट्री की इकोनॉमी की साइज भी बड़ी होती जा रही है। हम 2014 में था 9th और 10th हमको पोजिशन रखते ना, वही नहीं है। आज हम दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़े हो गए। इन सबके बावजूद इसलिए हमारे अधिकारियों को नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जाए, समय समय पर उनका इसके टेस्ट लिया जाए, उनके ऑपरेशन के लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराए जाए। ये आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस पर भी एक बार विचार विमर्श करें। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में उपरोक्त मुद्दों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा निश्चित रूप से होगी, जिससे सभी जितने भी हमारे कंट्रोलर हैं और लाभान्वित होंगे और विभाग किसी ठोस निर्णय पर पहुंचकर उस पर पूर्ण रूप से अमल करेगा। कहा भी गया है कि वर्किंग हैंड्स आर बेटर देन टॉकिंग लिप्स। वर्किंग हैंड्स आर बेटर देन टॉकिंग लिप्स। मैं यही चाहूंगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस विभाग को आवश्यक सहयोग दें ताकि विभाग द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स का सभी को पूरा लाभ मिल सके। और आपके कार्यक्रम में देखिए, हमारे एक सर्विस चीफ बाहर है लेकिन 2 सर्विसेज के चीफ यहां पर मौजूद है। इतनी बात तो पक्की है कि इनका सहयोग है। आखिर में मैं भारतवर्ष के हर कोने और कमान से आए जितने भी हमारे कंट्रोलर हैं और हमारे वित्तीय सलाहकार हैं, उनको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। और मैं ये कामना भी करता हूं कि विभाग का भविष्य भी उतना ही गौरवशाली होगा जितना कि उसका अतीत रहा है। यह मैं विश्वास अपनी तरफ से व्यक्त करता हूं। आप सबके नेतृत्व में यह विभाग निष्ठा और लगन से अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय और रचनात्मक भूमिका यह निभाता रहेगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। और इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए, क्योंकि अकाउंटेंसी के काम में बोलना कम चाहिए, कलम ज्यादा चला दीजिए, मैं विभाग में चल रही समस्त योजनाओं की सफलता के लिए भी अपनी कामना करता हूं और मैं आप लोगों के भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करते हुए यहीं पर अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विजय गोयल जी, हमारे साथ हमारे उत्तर पश्चिमी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, अनुज शर्मा जी, मेरे साथ साथी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में भाजपा का परिवार बहुत बड़ा होने जा रहा है, उसी के बारे में आज की पूरी प्रेस वार्ता है। और मैं समय ना लेते हुए आग्रह करूंगा हमारे माननीय सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से, वो जो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनका परिचय दें और उसके बाद हम लोग को बढ़ता बनाते माननीय विजय गोयल जी से आग्रह करूंगा।
से पार्टी जानता है। दिल्ली में जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रख रहे हैं और जो एमसीडी में अच्छे काम हुए हैं उससे वो संतुष्ट हैं, और अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके बहुत सारी संख्या में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी में जो टिकट की खरीद फरोख्त हुई है उससे जो जमीनी कार्यकर्ताओं को नाराजगी है, और बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी में अच्छे पद पर थे, जो एक एक विधानसभा के सारे कामों को संभालते थे, ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया। आज हमारे बीच में मैं आपको 3 परिचय कराना चाहता हूं। हमारे उत्तम नगर से मेरे दाएं में बैठे हुए नसीब सिंह जी, मैं इनका परिचय देना चाहता हूं और आप इनके फेसबुक पर भी देख सकते हैं, नसीब सिंह के नाम से NASIB। ये पिछले 2017 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। ये वहां से 6000 वोट इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के ली। एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना और 6000 वोट लेना एमसीडी में बहुत बड़ी बात है। इनका अपना उस क्षेत्र में काफी अच्छा आधार है, काफी अच्छी पकड़ है। उसके बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। वहां के जो विधायक थे उन्होंने इनको कुछ ये कहा कि हम आपकी जो है आगे देखेंगे, आप इतने मजबूत हैं। इन्होंने पूरे 5 साल आम आदमी पार्टी में लगाए, खूब इन्होंने मेहनत करी। आप इनके फेसबुक पर जाकर देखेंगे, एक एक कार्यक्रम में इनके 2-2 हजार लोग रहते थे। फिर भी वहां के विधायक, हम सभी जानते हैं नरेश बाल्यान, उनका किस तरीके से वहां पर व्यवहार रहता है, किन किन वो सारी गतिविधियों में लिप्त हैं। उनसे परेशान होकर आज ये भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उन्हीं के साथ जो उनके साथ बैठी है संगीता बहल जी, ये वार्ड नंबर 98 सुभाष नगर की संगठन मंत्री है आम आदमी पार्टी की, और ये खुद भी 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। इन्होंने भी 2017 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और 2007 में भी चुनाव लड़ा, 2012 में भी चुनाव लड़ा, और ये भी 3000 वोट लेकर गए। उसके बाद में आम आदमी पार्टी में इन्होंने संगठन मंत्री के रूप में काम किया, 1 वार्ड की इंचार्ज थी। आज ये भी हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। इन्हीं के साथ इनके हस्बैंड हैं जो हरिनगर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि हैं। विधायक प्रतिनिधि होता है कि अगर विधायक की अनुपस्थिति में वो ही सारा काम देखता है, क्योंकि वहां की जो विधायक है राजकुमारी ढिल्लो, वो हरिनगर तो छोड़िए, वो पश्चिमी जिला छोड़िए, वो दिल्ली में ही नहीं रहती। उनका निवास स्थान गुड़गांव में है। जो अपने प्रदेश में नहीं रहती, तो आप ये सोच सकते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में सारा काम, सारा दारोमदार, अगर आप इनके फेसबुक पर जाकर देखेंगे, आपके संगीता राजीव बहल के नाम से इनका फेसबुक है, आप उस पर देखेंगे तो पाएंगे कि सारा हरिनगर का जो, चाहे अधिकारियों से मिलना हो, चाहे लोगों की समस्या सुनना हो, सारा काम जो करते हैं वो अपना राजीव बहल जी करते हैं। मगर इन्होंने देखा कि किस तरीके से
इनकी पूरी विधानसभा में नहीं, आसपास पूरे जिले में कार्यकर्ताओं की नजरअंदाजी की गई है और किस तरीके से उन्होंने टिकटों में खरीद फरोख्त की है, उससे ये नाराज होकर आज भारतीय जनता पार्टी को हमारे परिवार में आ रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और निश्चित ही आपके आने से भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो बड़ा होगा ही। मेरी लोकसभा, क्योंकि उत्तम नगर जहां से नसीब जी आ रहे हैं और हरिनगर जहां से संगीता बहन और हमारे राजीव भाई आ रहे हैं, और राजीव जी हरिनगर में एक बहुत बड़ी रामलीला भी करते हैं। मैं हर बार इनकी रामलीला में जाता हूं, देखता हूं हजारों लोग वहां पर। मैं इस बार भी रामलीला में गया था, मैं इतना खुश था तो मैंने इनको वहां पर कहा था कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हमारी पार्टी में आते हैं। तो ये आज हमारी पार्टी में आए, मैं स्वागत करता हूं। निश्चित ही हम उत्तम नगर का जो वार्ड है जहां पर हमारे कृष्ण गहलोत जी बैठे हैं, सबसे मेरे दाएं में ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये वार्ड तो नसीब जी के आने से 100% जीतेंगे ही, बल्कि हरिनगर की तीनों सीटें जहां के हमारे राजीव भाई, संगीता जी वहां के विधायक प्रतिनिधि हैं, आपके आने से भी हम तीनों सीटें जीतेंगे ही और पूरे पश्चिमी जिले में इसका फर्क पड़ेगा। तो मैं आपके आने पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय हमारे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भाई विजय गोयल जी, आप हमारे तीनों भाइयों को, हमारी बहन को पटका पहनाकर आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें। मित्रों, जैसे प्रवेश जी ने बताया कि संगीता बहन जी और उनके हस्बैंड जो विधायक प्रतिनिधि हैं आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, हमसे संपर्क कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से टिकटें बेची गई हैं उसमें हमसे भी पैसे ले लिए गए थे, किंतु हमको जो है टिकट नहीं दी गई। तो एक बार हम अपने पैसे वापस ले लें तो फिर इनका भंडा भी फोड़ेंगे और साथ में हम आपकी पार्टी में भी आना चाहेंगे। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है समझ लीजिए। मोडस ऑपरेंडी यह है जबरदस्ती जो भी टिकटार्थी हैं उनको कूपन बेच दिए जाते हैं उसी समय में कि आप इतने पैसे जमा कराओ, और उसके बाद नहीं मिले तो फिर वापस नहीं करते। तो मैं समझता हूं जो आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से धोखा दे रहे हैं, वो दिल्ली की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। आज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बाद आज 2 बजे फिर दोबारा से कुछ लोग और पार्टी के अंदर ज्वाइन करने वाले हैं। मैं जो संगीता बहल जी और उनके राजीव बहल जी आज ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ नसीब सिंह जी, उनका पार्टी के अंदर पटका पहनाकर अभिनंदन करते हैं। माता की, भारत माता की। यूजेवीएनएल के इस 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे इस कैंट विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे सचिव ऊर्जा जिन्होंने बहुत विस्तार से पूरे ऊर्जा विभाग के बारे में सारा विस्तृत वर्णन यहां पर किया,
श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, MD UJVNL श्री सिंगल जी, MD पिटपुल श्री ध्यानी जी, MD UPCL श्री अनिल यादव जी एवं हमारे सभी यहाँ पर सभी निगमों के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और सभी जो परिवार के पारिवारिक जन उपस्थित मातृ शक्ति, मैं आज के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ऊर्जा उज्ज्वल का ये 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और लगातार एक जल विद्युत के क्षेत्र में विकासशील सोच और अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की जो कार्य संस्कृति है वह निश्चित रूप से, जैसा अभी मीनाक्षी सुंदरम कह रहे थे, कि हमारा जनरेशन करने वाली कंपनी जो हमारे पास है वो हमारे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर सरकारी संस्थानों के बीच में एक अलग पहचान उज्ज्वल ने बनाई है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और राज्य स्थापना के उपरांत UJVNL का गठन हुआ, उससे पहले उत्तर प्रदेश जल विद्युत परिषद था। यही था, आपको तो पता नहीं होगा, इनको पता होगा है? राज्य विद्युत परिषद, राज्य विद्युत परिषद। क्योंकि मैंने भी जो है बचपन में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6 और 7 दो कक्षाएं मैंने ये जो हमारा राज्य विद्युत परिषद, उसी के विद्यालय में पढ़ाई करी थी। लोहिया हेड में था वो विद्यालय, अब वो बंद हो गया है, इसलिए ये हमारे बुधियाल जी और वो सब पूरी टीम आई थी वहां की अभी, तो इसलिए मुझे भली भांति जल विद्युत परिषद के बारे में और अब जो वर्तमान का उज्ज्वल है उसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी है। और अब तो वैसे भी मैं चूंकि समय समय पर बहुत सारी परियोजनाएं अभी नंदा का बावला प्रयाग की जो बात कर रहे थे, उसको लेकर पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने भेंट करी थी और मैंने अनुरोध किया था कि उसमें जो रोक लगी हुई है वो रोक हटा दी जाए। और हमको बहुत सारे ऐसे, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, तो इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में और ऊपर से जो गंगा नियंत्रण बोर्ड बना था उसके कारण से बहुत सारी परियोजनाएं हमारी रुक गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रोक दी थी। तो मैं अभी 24 परियोजनाओं में से जो हमारी 10 परियोजनाएं हैं प्रमुख रूप से, उनको मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे जल शक्ति मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उन पर रोक हटाई जाए, जिससे जो हमारा सपना है कि हम जिस संकल्प को लेकर, और जब राज्य गठन हो रहा था तो राज्य गठन से पहले जो राज्य की मूल अवधारणा थी कि ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आर्थिकी का क्या साधन होगा, तो उसके मूल में था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और ऊर्जा प्रदेश के नाते ही यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का संवर्धन होगा और हमारी मुख्य आर्थिकी का आधार हमारी ये जल विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी, ये विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी। उसको लेकर ये बना था। बहुत हम आगे भी चले हैं। आज चूंकि ऐसा दिन है कि हमारे सभी लोगों ने यहाँ पर सब बातें आंकड़ों की कर दी हैं। खूब आंकड़े, अभी हमारे सिंगल साहब ने भी कुछ आंकड़े गिनाए, कुछ ध्यानी जी ने भी गिनाए और मीनाक्षी सुंदरम जी ने तो उसमें छक्का ही जड़ दिया। मेरे ख्याल से ये
जो ऑफिस में बैठे रहते हैं ये तो रोज ही ये आंकड़े सुनते होंगे, और जो घरों से आई हैं आज उनके लिए ये नया अनुभव होगा आज। तो इसलिए मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहूंगा आज आपसे कि जो है आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, कि आज उत्साहवर्धन का दिन है। जिन लोगों को आज हम लोगों ने अपने हाथ से यहाँ पर पुरस्कार जो उनको देने का अवसर हमें मिला है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, वो अगले साल भी अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखें बेस्ट परफॉर्मेंस का, और अगले साल भी उन्हीं को पुरस्कार मिले। और साथ में आज यह भी संकल्प लेकर जाएं कि अपना जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड खुद ही तोड़ना है, उस रिकॉर्ड को दूसरे को तोड़ने का अवसर नहीं देना है। और खुद का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? खुद का रिकॉर्ड ऐसे टूटेगा कि जितनी इस साल हमने मेहनत करी है, एक एक दिन लगाया है, अगले साल हम इससे ज्यादा मेहनत करके, और जो एक बड़ा लक्ष्य अभी मीनाक्षी सुंदरम जी यहां से कह रहे थे कि इतना बड़ा लक्ष्य हमारा है कि हमको विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वहां तक जाना है। और भाइयों बहनों, जहां बहुत सारी परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं, वही हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। चुनौतियां यह हैं कि जिस गति से हमको आगे बढ़ना चाहिए था, हम उस गति से ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं न कहीं ये हमारे लिए सोचने का विषय भी है। और मैं विभाग का मंत्री और राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे आप सबसे साझा करते हुए मन में मेरे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये हमारा जल विद्युत का परिवार है, ये हमारा पिटकुल का परिवार है। यहाँ पर यूपीसीएल के लोग हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, और जो हमारी मातृशक्ति जो हम सब लोगों को, हमारे परिवार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को काम करने के लिए लगातार घर में ठीक प्रकार से काम करती हैं, इसीलिए सब लोग पूरा मन लगाकर अपने अपने कार्यालयों में काम कर पाते हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर ये राज्य गठन हुआ था, उसकी अवधारणा को पूर्ण करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज संपूर्ण भारतवर्ष का, आज बाली में गए हैं, आप देख रहे होंगे वहां भी मोदी मोदी हो रही है। वो जर्मनी जाते हैं तो मोदी मोदी होती है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मोदी मोदी होती है, दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां जो है हिंदुस्तान से भी ज्यादा लोग उनको देखने, सुनने और मिलने आते हैं। तो उनके नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो वैकल्पिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, सोलर ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में, एक पिछलग्गू भारत के रूप में, ऐसा भारत जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, बराबर की बातचीत नहीं कर पाता था, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात न करने वाला भारत। और आज का भारत हर तरीके से समर्थ भारत, समरस भारत और शक्तिशाली भारत, और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों के लिए मजबूती से बात करने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मोदी जी ने हम लोगों से अपेक्षा की है, उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले हैं, उनके वो कैसे शिव रूपी शब्द थे कि 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, हम कई सारे क्षेत्रों में इस साल बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। सबसे पहले तो हमारी जो यात्रा चली, वो यात्रा हमारी इस बार की रिकॉर्ड तोड़ हो गई। 40% ज्यादा
चाहे वो हमारी चारधाम की यात्रा हो, चाहे वो कांवड़ की यात्रा हो, चाहे पूरे पर्यटकों का पूरा साल हो। इस साल भर के अंदर हमको और भी क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, लखवाड़ जैसी परियोजनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, उनको भी शुरू करने का समय आ गया है। कुछ ही दिनों बाद टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी और वो काम भी हमारा शुरू हो जाएगा। हमारा वहां हल्द्वानी में जमरानी बांध, वह भी जो है अभी बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसकी भी तमाम जो औपचारिकताएं वो पूर्ण हो रही हैं, उसके होते ही पूरा हो जाएगा। किसाऊ डैम की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य जो रुके हुए थे वो सब हो रहे हैं और हमने भी ये संकल्प लिया है कि जहां मोदी जी ने हम सब लोगों से अपेक्षा करी है तो हमको भी उसमें अपना योगदान देना है। और वैसे भी चूंकि हमारे राज्य के अंदर जहां ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी आज जापान का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रातःकाल मुझसे भेंट करने के लिए आया हुआ था और वो कृषि के क्षेत्र में यहां काम करना चाहते थे। वो हमारे इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करना चाहते थे, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में। तो मैंने उनसे आज अनुरोध किया, मैंने कहा आप इनके साथ साथ हमारे यहाँ के ऐसे काम जो जापान की तकनीकी पूरे विश्व में जानी जाती है, जिसके कारण से जापान जाना जाता है, अर्थक्वेक के बारे में भी आप हमारे यहाँ कुछ करिए, डिजास्टर के बारे में भी हमारे यहाँ कुछ करिए। तो उन्होंने अपनी सहमति आज प्रदान करी है। तो ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जो हमसे छूट गए हैं और हमने संकल्प लिया है कि अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम एक आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे और हम संकल्प लेंगे आज यहां से नए उज्जवल का, नए उत्तराखंड का, उन्नति का, प्रगति का, गति का और तेजी से विकास का और विस्तार का। इन सबको अगर हम साथ में लेकर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही एक पर्व जैसा दिन है, क्योंकि इस दिन उज्जवल बना था और इसको हमें साकार करना है। भाइयों बहनों, जो श्रेष्ठ उत्तराखंड का लक्ष्य है, विकसित और सक्षम और आदर्श राज्य बनाने का हमारा संकल्प है, उसको लेकर हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और सबके साथ संवाद करके, हमारे हक साहब बैठे, पिछले साल ये लोग आ गए थे, इन्होंने कहा कि हम 12 तारीख से जो है हड़ताल पर चले जाएंगे, 6 तारीख से और चुनाव आने वाला था। बड़ी मुश्किल थी हमारे सामने भी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप आइए। क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं भाई, कितनी आपकी ये मांग है? इन्होंने हमको एक 12 सूत्रीय मांग पत्र पूरा दिया। हमने कहा बैठते हैं टेबल पर, आमने सामने 3-4 घंटे बैठे और बैठकर जो है अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई और इनकी हड़ताल खत्म हो गई और काम आगे बढ़ गया। अभी भी और आपका जो सपना है वो सपना हम पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे तीनों एमडी आज की तारीख में, बड़ा भाई जो है हमारा पावर कारपोरेशन, वो भी आपको लाभांश कुछ दिन में जरूर देगा। बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही राज्य के अनेकों जो हमारे संस्थान चलते हैं, कर्मचारियों के संगठन चलते हैं, बीच बीच में बात चलती रहती है। इस बार फिर से बात चल रही थी कि 10 तारीख से जो है पूरा हड़ताल कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। हमने उनसे भी अनुरोध किया कि आप भी आइए, बैठ के बात करते हैं। भाई ये राज्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है और जिस यात्रा की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये केवल पुष्कर सिंह धामी की अकेले की निजी यात्रा नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की यात्रा है। चाहे वो हमारे
ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले हों, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हों, या सड़क के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी हो, कर्मचारीगण हो, उत्तराखंड की आम जनता हो, सबका इसमें सबकी सहभागिता चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। उसके बल पर ही हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बन सकते हैं। और भगवान के द्वारा हमको दिया हुआ सब कुछ है। जहां देखिए इतनी सारी हमारी जहां जल विद्युत में परियोजनाएं और बन सकती हैं, उसके लिए हमारे पास लगातार बहने वाली, लगातार प्रभाववान नदियां हैं। जहां हमारे पास पर्वतों की एक बड़ी श्रृंखला है, हिम शिखर हैं, ग्लेशियर हैं, वहीं हमारे पास वनों से आच्छादित ये भूमि है। सुंदर वातावरण, सुंदर वायु, सुंदर यहाँ का दृश्य, ये सब प्रभु का दिया हुआ है। हमसे पहले का बनाए हुए अनेकों राज्यों में आज इस प्रकार से जनरेशन करने वाली कंपनी नहीं है। हम बहुत सारे मामलों में हमको एडवांटेज है। हम उसको सबको लेकर कि हमारी जीएसडीपी दुगनी हो, हम आज जो हमारी आर्थिकी का आधार है हर क्षेत्र में बढ़े। और हम भी चाहते हैं कि आज आपने हमको 25 करोड़ रुपए मिलाकर दिए हैं, आगे आप 100 करोड़ दें, 200 करोड़ दें। और मैं कहीं जाऊं तो लोग मुझे कहते हैं कि ये घोषणा कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, यहां ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं आपको बताऊं कि आज मेरा छोटा बेटा 9 साल का है, उसको हमने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं दिलवाया, कभी किसी कोचिंग क्लास में नहीं भेजा। वो लगातार पिछले 2 बार प्रतियोगिताओं में लगातार 2 बार से जो है वो गोल्ड मेडल जीत रहा है प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में स्केटिंग में। तो जब ये 5 साल का था तो ये स्कूल जाने से पहले, खटीमा में स्कूल जाता था, तो उससे टेम्पू आता था, टेम्पू के आने से पहले 15 मिनट 10 मिनट पहले मेरे पास आ जाता था। तो मेरे पास बैठा रहता था, तो वो देखता रहता था कि कोई आते हैं, कोई कहते सड़क बना दीजिए, कोई कहते थे यहाँ खड़ंजा लगा दीजिए, कोई बिजली लगा दीजिए, कोई अस्पताल के लिए कर दीजिए, मकान बना दीजिए। तो वो छोटा बच्चा देखता रहता था। एक दिन अचानक रात में मेरे साथ छत में घूम रहा था, रात में 9:30-10 बजे के टाइम पर। तो जो क्या होता है, मून नीचे को जो आता है, कभी कभी तारा टूटता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो जैसे ही उसने देखा कि कुछ हो रहा है तो बोला, पापा 1 मिनट रुकिए रुकिए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो दोनों हाथ जोड़ के जो है खड़ा हो गया ऐसे, और उसने पता नहीं 1 मिनट तक जो है आंखें बंद करके रखी और बोला मैं विश कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो बोला मैं बताऊंगा नहीं, बताने से पूरी नहीं होती है। तो मैंने कहा भाई तू मुझे बता दे, मैं भी तेरे लिए विश करूंगा, जिससे कि तेरी विश जल्दी पूरी हो जाएगी। तो बहुत बताने के बाद बोला कि कुछ तो उसने अपने बारे में बोला कि मुझे बड़ा मकान मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, खूब सारी उसमें लाइटें लगी हों। उसके बाद बोला कि एक मैंने आपके लिए भी किया है। मैंने कहा मेरे लिए क्या किया? बोला पापा आपको जो है, आपके लिए मैंने किया है कि आपको एक पैसे बनाने वाली मशीन मिल जाए, जिससे कि जो भी आपके पास आएगा आप सारे जो है उसके काम कर दोगे, जो कहेगा वो हो जाएगा पैसों से। तो मैं चाहता हूं कि उसने तो तब वो विश करिए, वो छोटा सा बच्चा था उस समय। आप लोग भी जो है कुछ ऐसा काम करिए कि हमारे राज्य का पूरा खजाना भर जाए, जिससे कि जो है हम जहां जाए सबके सारे काम हो जाए। ठीक है, किसी को सोचना न पड़े और हमको भी न सोचना पड़े। इतनी जीएसडीपी आ जाए, जो मीनाक्षी सुंदरम जी कह रही थी, डबल करने के लिए। अभी हम लोगों ने डबल करने के लिए जो है इस दिशा में भी हमने अभी काम शुरू कर दिया है। हम एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म ले रहे हैं कि कैसे हम इस राज्य का जो हमारा जीएसडीपी है उसको दुगना करें, तिगुना करें। आज हमारा हजारों करोड़ में है, वो लाखों करोड़ में जाए, 1.5 लाख करोड़ में, 2 लाख करोड़ में, जिससे कि वो खजाना हमारा भरा रहे, यानी कि पैसे बनाने वाली मशीन हाथ में ही रहे, जिससे हमारे सब काम हो जाए। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी यूजेवीएनएल के हमारे ऊर्जावान और कर्तव्यनिष्ठ कर्मी, हमारे सभी उनके परिवार के जन अपने सभी संसाधनों का सही प्रयोग कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए
इसी प्रकार अपना निरंतर योगदान देते रहेंगे। एक बार पुनः पूरे ऊर्जा परिवार को, उज्जवल को उनकी स्थापना दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।